वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने जीवन में लाभ के लिए करता हो। आंखों खुलने के बाद सोए हुए रहते हैं, बस कोई जगा दिया और ऐसे करके आंख खोले और चारों तरफ देख रहे हैं, क्या कुछ भी दिख रहा है। जिमरमैन चचा ने कहा संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, और संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक क्या है, मेरुदंड है। पढ़े लिखे मानव भी होना बहुत जरूरी है। मन करता होगा आप लोगों को यहाँ पर घूमने का, इस प्रकार का तार निकालकर, पॉजिटिव और निगेटिव तार निकालकर, क्या बैटरी से। महात्मा गांधी ने कहा था, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का एसएसटी में जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का काम तमाम होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट, काम तमाम होना शुरू हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भूगोल का आपका पहला क्लास है और इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन किसका जानेंगे? तो प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो उन तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। एक मन में यह भी डाउट होता होगा ना, गुरुजी ये बताइए तो भूगोल से कितना प्रश्न पूछा जाएगा? गुरुजी पूरे भूगोल का किताब हम खत्म कर लेंगे पढ़ के, तो पूरे भूगोल से, पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कितना अंक बिहार बोर्ड पूछते हैं, इसका कुछ आइडिया मुझे नहीं है। तो डियर आइडिया नहीं है तो उस आइडिया को यहां से आप कवर कर सकते हो। क्या यहां से आप कवर कर सकते हो? तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिलेबस के विषय में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्यारे बच्चों पूरे क्लास में कभी भी हम आपको लास्ट में शायद बताएंगे कि पूरे ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप यूं पढ़ लीजिएगा ना, एक दो चैप्टर, तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब तक अगर नए कोई स्टूडेंट हो इसमें से तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का मजा ले सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताएं, और उससे बताने से पहले प्यारे बच्चों, ओ माय गॉड ये तो पहले ही दिख गया, चलिए फिर से बता देते हैं प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशनल हो जाए। ठीक है, क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कहा राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है प्यारे बच्चों, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप रात में पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी रात हो या दिन जो भी हो, आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप ही चमकोगे। आप ही प्यारे बच्चों, आप ही का बिहार बोर्ड के टॉप 10 में आप लोगों का ही क्या नाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चों चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या, यहां पर प्यारे बच्चों एक सिलेबस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों भूगोल जो है ना, भूगोल के विषय में अगर हम लोग जानते हैं, ये जो भूगोल है गुरुजी, भूगोल से कितने अंक कहां पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जो हम बता दें प्यारे बच्चों, एक आपका क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहां पर क्या हम लिख देते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया। अब यहां से ये बात रहेगा गुरुजी ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रश्न की जो संख्या होते हैं, प्रश्न की जो संख्या होते हैं, प्रश्न की संख्या होते हैं वो 10 होते हैं और प्रत्येक के लिए एक अंक होता है, एक अंक होता है। यानी कुल मिलाकर आपको कितना अंक मिलेगा, 10 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा प्यारे बच्चों, 10 अंक, कुल मिलाकर आपको 10 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से इस बुक में आप देखिएगा तो 3 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2+2+2, और एक प्यारे बच्चों दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये 2 3 2 2 4, ठीक है, और 2 6, यानी 6 नंबर का जो है ना, 6 अंक का प्यारे बच्चों, 6 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जबकि प्यारे बच्चों 4 अंक का, क्या 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है। कहिएगा ओ माय गॉड, पूरे सर पूरे भूगोल किताब से क्या एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है? बोलेंगे हाँ डियर, एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। भले आपको बिहार बोर्ड अथवा में क्वेश्चन एक और दे देगा, लेकिन आपको दीर्घ उत्तरीय कितना बनाना है, एक दीर्घ उत्तरीय बनाना है। इस प्रकार से इधर भी आपका कितना हो गया, 10 अंक हो गया, 10 अंक हो गया, और इधर भी कितना, 10 अंक, इधर भी कितना, 10
अंक हो गया, इधर भी 10 अंक और इधर भी 10 अंक। यानी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर, क्या प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर, ठीक है, कुल कितना हो जाता, 10 प्लस 10, 10 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, यानी 20 अंक पूरे ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस का एक मोटा मोटी आइडिया आपके माथे में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि भूगोल से कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का। तो यहां तक समझने में किसी बच्चों को दिक्कत है, कहिएगा गुरुजी बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चा को समझने की कोई जरूरत कहते हैं किसी बच्चा को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर इस बातों को आप एकदम समझे होंगे, ठीक है, एकदम समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, मैथ वाले टीचर बहुत यूज करते हैं इसका। ठीक है, चलिए चलो भाई, चलो हम लोग पेन पे चले, चलो ठीक है, यहां तक में समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर को प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें जो है समझने की बात है प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है। तो बोलेंगे संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने जीवन में लाभ के लिए करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, और दूसरा सर, दूसरा परिभाषा बताइए ना। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा एक मजेदार परिभाषा है, बताएं क्या, बताएं क्या, जल्दी बताओ, बोलो यस गुरुजी बताइए ना। तो प्यारे बच्चों कहेंगे अपने खुले आंखों से, अपने इस खुले आंखों से जो कुछ हमें दिखता है वो सब क्या है, संसाधन है। वो सब क्या है प्यारे बच्चों, संसाधन है। वो सब क्या है, संसाधन है। और संसाधन को प्यारे बच्चों मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन प्यारे बच्चों होता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होता है कि वैसे संसाधन जो मानव को प्राकृतिक की ओर से निःशुल्क उपहार के रूप में मिलता है। मतलब क्या गुरुजी, क्या गुरुजी, मतलब जो प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड चीज जो भी है, जैसे हवा हो गया ना, मिट्टी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन क्या है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो। ये पेन देख रहे हैं, ये कौन बनाया प्यारे बच्चों, मानव बनाया। ये माइक देख रहे हैं, कौन बनाया है, मानव बनाया। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन बनाया है, मानव बनाया। फैन, एसी जो भी है वो सब क्या है, मानव बनाया, इसलिए उसको हम लोग मानवीय संसाधन कहेंगे। और जो मानव नहीं बनाया है, वर्षा हो रहा है, ठीक है, वर्षा हो रही है ना, तो बारिश हो रही है, तो वो हो गया, पानी हो गया, हम लोग हवा वायु कह सकते हैं, ऑक्सीजन कह सकते हैं, ठीक है, पर्वत पहाड़ पठार ये जो भी है ये प्राकृतिक संसाधन होगा। आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्लास को। तो कहते हैं पर्यावरण में मौजूद, पर्यावरण में मौजूद, मान लिया समझिए इसको हम लोग प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कह देते हैं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। अब इसके चारों ओर जो भी क्या होंगे, मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, समझिए सर, यहाँ पर मौजूद है पर्वत, यहाँ पर मौजूद है यहाँ पे पर्वत, यहाँ पर है नदी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है मानव, यहाँ पर क्या है, मानव है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, मकान है, मकान है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, तो सोना है, क्या है, सोना है। तो ये जितना भी चीजें है ना पर्यावरण में मौजूद, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब का सब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। कहते हैं पर्यावरण में मौजूद, पर्यावरण में मौजूद सारे वस्तुएं या पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, मानव ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तथा प्यारे बच्चों सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रसगुल्ला, रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कि गुरुजी समझ गए, समझ गए, मतलब वैसा कोई भी वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, क्या प्यारे बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन। आंखों खुलने के बाद प्यारे सोए हुए रहते हैं, बस कोई जगा दिया और ऐसे करके आंख खोले और चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे कुछ भी दिख रहा है, सब क्या है, संसाधन है, ठीक है। चलिए करा उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, पदार्थ हो गया, सोना चांदी, पेड़ पौधे जानवर, ये सब का सब क्या हुआ, संसाधन। ये सोना है और ये यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, कोयला है, कोयला है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है,
पेट्रोलियम है प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम है। तो इस चीजों को, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, संसाधन कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? कहिएगा हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये चीजों तो आपको बता ही दिए थे। चलिए आगे करा कि जिम्मरमैन, प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, जिम्मरमैन चच्चा ने क्या कहा, जिम्मरमैन चच्चा ने कहा, क्या कहा पता है? जिम्मरमैन चच्चा ने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। कहिएगा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। किसने कहा? तो प्रोफेसर जिम्मरमैन, प्रोफेसर जिम्मरमैन। क्यों कहा प्यारे बच्चों? जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ से एक बात याद कीजिए प्यारे बच्चों, आपके पास ना क्या मिला प्यारे बच्चों? तो आपके पास एक लोहा मिला। क्या मिला? लोहा आपके पास मिला। लोहा भी एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? संसाधन है। लेकिन लोहा से कई चीजों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। जैसे कहिएगा क्या क्या निर्माण हो रहा है प्यारे बच्चों? तो वही कहता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट का निर्माण हो जाएगा, गेट का निर्माण हो जाएगा। कहिएगा हाँ गुरुजी गेट का निर्माण तो हो सकता है। दरवाजा जो होता है प्यारे बच्चों, गेट का निर्माण हो सकता है, हो सकता है। पंखा का निर्माण हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, गाड़ी का निर्माण हो सकता है, गाड़ी का निर्माण हो सकता है प्यारे बच्चों। और लोहा से क्या कर सकते हैं? लोहा से कुदाल वगैरह सब, खुरपी वगैरह सब। ठीक है, कुदाल दाल वगैरह सब। ठीक है, खुरपी वगैरह सब, माने बहुत सारे चीजों को हम लोग लोहा से बना सकते हैं। तो अभी एक मेरा क्या था यहाँ पर, पहला ये संसाधन हमारा था, ये फर्स्ट ये संसाधन है। ठीक है, लेकिन इस संसाधनों से हम लोग क्या किए, बना दिए कई प्रकार का संसाधन। मतलब हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को यूज करके मानवकृत संसाधन अर्थात मानवीय संसाधन बहुत सारा हम बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रोफेसर जिम्मरमैन कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। चलिए ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। मानव भी एक क्या है गुरुजी? मानव क्या है गुरुजी? मानव क्या है? तो मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। करा कि सेवा जो प्यारे बच्चों, सेवा जो है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन माना जाता है। और संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक क्या है? मेरुदंड है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, संसाधन जो है ना, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक मेरुदंड है। आर्थिक क्या है प्यारे बच्चों? आर्थिक क्या है? आर्थिक मेरुदंड है। आर्थिक मेरुदंड है किसी भी देश के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों कोई भी देश तभी विकास कर पाएगा जब उसके पास भरपूर रूप से संसाधन होगा। क्या? भरपूर रूप से उसके पास संसाधन होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं प्यारे बच्चों कि किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत भूमिका होती है। प्यारे बच्चों भौतिक या जैविक, क्या? भौतिक संसाधन या जैविक संसाधन, ये दोनों के साथ साथ मानव भी होना, मानव पढ़े लिखे मानव भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, मानवीय संसाधन से प्राकृतिक संसाधन से मानवीय संसाधन की ओर जो जाएगी प्यारे बच्चों, ये कौन कर सकता है? इंजीनियर साहबा कर सकता है। ठीक है, जो इंजीनियर है वो कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके बेहतर चीजों को और भी बना सकते हैं। एक संसाधन से अनेक संसाधन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़े। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों संसाधन का महत्व। ठीक है, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर बात किया जाए ना, संसाधन मुख्य रूप से कितने रूप से प्यारे बच्चों? मुख्य रूप से संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, जिसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। देखिए कितना नेचुरल जगह है, मन करता होगा आप लोगों को यहाँ पर घूमने का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को घूमने का मन करता होगा, काश मैं भी इस जगह यहाँ पर आ सकता, कितना मजा आता। ये क्या है प्यारे बच्चों? मानवकृत ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वहीं मानवीय संसाधन देखिए, सूर्य जो है प्यारे बच्चों, सूर्य जो है यहाँ पर, सूर्य जो है ना, देख सकते हैं ना सूर्य। ठीक है, सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सूर्य, ये समझिए कि क्या हो गया प्यारे बच्चों? सूर्य हो गया, और ये सूर्य का ल हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया प्यारे बच्चों, ये सूर्य हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो धूप है ना प्यारे बच्चों, इसका जो धूप है ना, इसका धूप यहाँ पर इस प्रकार से पड़ रहा है। और मानव ने क्या किया? एक सोलर, ठीक है, सोलर प्लेट का निर्माण किया प्यारे बच्चों। और इस पर धूप लगने से यहाँ पर जो है ना, एक दो तार, यहाँ से दो तार निकालकर, एक प्लस और एक क्या प्यारे बच्चों? माइनस। इस प्रकार का तार निकालकर, पॉजिटिव और निगेटिव तार निकालकर क्या? बैटरिक से, क्या प्यारे बच्चों? बैटरिक से, क्या? बैटरिक जो है ना, बैटरिक से लगाया। और वहां पर क्या
सौर से प्यारे बच्चों सूर्य के किरणों से सौर ऊर्जा प्राप्त कर लिया और उस सौर ऊर्जा को प्यारे बच्चों बैटरी में अब्जॉर्ब करके चकाचौंध लाइट ही लाइट। अभी देखिए प्यारे बच्चों इस सोलर प्लेट को भारत सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे अपने गांव में देखे होंगे, अपने शहरों में खास करके जरूर देखे होंगे कि अंकल सब क्या करते हैं, छतों पे लगाते हैं, उसे सब्सिडी भी आता है और बिजली भी क्या बचत होती है डियर। तो मानवकृत संसाधन ये हो गया और ये क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। मन तो गार्डन गार्डन हो गया होगा देख कर, क्या मन तो गार्डन गार्डन हो गया होगा देख कर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों करेक्ट, संसाधन के वर्गीकरण निम्न आधार पर या निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। संसाधन का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। प्यारे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने की प्रयास करेंगे। ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहिए गुरुजी कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, उत्पत्ति। उपयोगिता के आधार पर भी दो ही संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और प्यारे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर भी दो ही संसाधन होता है, क्या दो ही संसाधन होता है, एक जैविक संसाधन एक अजैविक संसाधन। प्यारे बच्चों एक जैविक संसाधन एक अजैविक संसाधन, जिसमें जीव रहता है प्यारे बच्चों वो जैविक संसाधन, जिसमें जीव नहीं रहता अजैविक संसाधन। ठीक है, अजैविक संसाधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे कहता है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, क्या नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी हम उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कबों ने उपयोग करते हैं, कईयों ने उपयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ बताओ ना, कहिएगा गुरुजी, उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे यहाँ पर सौर ऊर्जा क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि आज सौर ऊर्जा से हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे तो कल भी करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसका, यहाँ पर बात करते हैं अगर हम कोयला की बात करते हैं, कोयला की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो कोयला देख रहे हैं ना, ये किसका उदाहरण आ जाएगा, पेट्रोलियम किसका उदाहरण आ जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन का। इसका मतलब गुरुजी पेट्रोलियम जो है एक बार पेट्रोल अगर गाड़ी में डाल देंगे और चला लेंगे 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो वो जो पेट्रोल पंप पे तेल गुरुजी बढ़ाए थे क्या अपने आप पुनः टंकी में आ जाएगा, क्या बड़ी मार लगेगा बबुआ, बड़ी मार लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब जो चीज हम वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्यारे बच्चों उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और लाखों हजारों वर्ष होता भी है तो बहुत जटिल तरीका से दोबारा होता है। चलिए स्वामित्व के आधार पर, क्या प्यारे बच्चों, स्वामित्व अधिकार, अधिकार स्वामित्व मतलब क्या होता है, अधिकार। प्यारे बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्र संसाधन और चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन, क्या होता है राष्ट्र संसाधन और क्या होता है सामुदायिक संसाधन, प्यारे बच्चों इन सभी के विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, हाँ गुरुजी बहुत मजा आ रहा है, हाँ गुरुजी बहुत मजा आ रहा है। चलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। रसगुल्ला तुम मेरा रसगुल्ला है, ठीक है, कि गुरुजी सब तो प्यारे बच्चों कहते हैं, आप रसगुल्ला भी कहते हैं, हाँ हमर रसगुल्ला है, तो हमर सोना बाबू सब कुछ है, बस बेहतर पढ़ के ना बेहतर रिजल्ट करो और बिहार बोर्ड में ना प्यारे बच्चों आपकी प्रचम लहरे, ठीक है, और आप एकदम टॉपर वेरिफिकेशन में आइए और तब जाकर जो है हमारी और आपकी क्या होगी, मुलाकात होगी। ठीक है डियर, चलिए चलिए आगे प्यारे बच्चों करा विकास के स्थिति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों, इसके भी आधार पर कितने संसाधन होते हैं, इसके आधार पर भी 4 होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। चलिए यहाँ पर एक यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर उत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा प्यारे बच्चों 2 कहेंगे प्यारे बच्चों, उपयोगिता, उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर
पूछेगा तो कितना कहेंगे, 2 कहेंगे प्यारे बच्चों। और अगर स्वामित्व के आधार पर, क्या स्वामित्व के आधार पर कहेगा तो कहेंगे 4 प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों कहेगा विकास के स्थिति के आधार पर, विकास के स्थिति के आधार पर भी तो कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे। ये सब के गुरुजी क्या होगा, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर अभी आपको बताए हैं, अभी यहाँ पर देखिए उत्पत्ति, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्पत्ति के आधार पर 2, उपयोगिता के आधार पर 2, स्वामित्व के आधार पर 4, विकास के आधार पर 4। ये एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कहिएगा यस गुरुजी आगे बढ़िए। करा उपयोगिता के आधार पर हम लोग जो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटे, आइए उसके विषय में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, पहला होता है जैविक संसाधन। तो प्यारे बच्चों सीधा ट्रिक है, जो जिंदा है वो जैविक है, जिसमें जीव है वो जैविक है, जिसमें जीव नहीं है अजैविक है। जिसमें जीव है प्यारे बच्चों, जो बायोटिक है वो क्या बायोटिक में क्या आएगा, जो लिव है, यानी लिव मतलब क्या है लिविंग मतलब समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या सजीव, तो जो सजीव है वो क्या है बायोटिक कहलाएगा, और जो निर्जीव है वो बायोटिक कहलाएगा। तो कहते हैं वैसे वैसे संसाधन जिसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जिसमें सजीवों के सभी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों, मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर मनुष्य हो गया, वनस्पति, पशु, पक्षी, अन्य प्राणी समुदाय, ये सब का सब आपको क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, बायोटिक कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये यहाँ पर मछली है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मछली है, ये सब देख सकते हैं ना, पक्षी वगैरह सब, ये सब प्यारे बच्चों क्या है, ये सब क्या है, ये जो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, ये पेड़ पौधे जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, तो जैविक संसाधन है। अगला प्यारे बच्चों कहते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जो प्यारे बच्चों वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण होते हैं, वैसे संसाधन जिसमें क्या होते हैं, निर्जीव के लक्षण होते हैं, उसको अजैविक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसमें जीव के लक्षण होते हैं उसे जैविक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसमें जीव नहीं होते हैं, ठीक है डियर, उसको अजैविक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिए, वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हो गया, लकड़ी हो गया, चट्टान हो गया, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थंडर जो है इसका मतलब होता है गड़गड़ाहट। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है ध्यान दीजिएगा, गड़गड़ाहट, ठीक है, हट गड़गड़ाहट, ठीक है, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ठीक है। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों सूखा। क्या फ्रंट मतलब क्या होता है, सूखा। और ये आपका जो सनी जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सनी का तात्पर्य होता है ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ना, रोशनी, ठीक है, लाइट, लाइट, इसी का मतलब होता है सनी, ठीक है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, ठीक है, रोशनी, सूर्य की लाइट भी कह सकते हैं, लाइट माने प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य की प्रकाश। तो ये सारा का सारा हमला क्या है, अजैविक संसाधन है। खनिज, लकड़ी, चट्टान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यस गुरुजी। यहाँ पर देखिए बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स प्यारे बच्चों कहते हैं कि बायोटिक, ठीक है, बायोटिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपका कह रहा है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बायोटिक कौन है, यानी जैविक कौन है और अजैविक कौन है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जैविक, ठीक है, जैविक, और प्यारे बच्चों एबायोटिक मतलब होता है अजैविक। क्या होने वाला है, अजैविक होने वाला है। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि बायोटिक फैक्टर आर लिविंग, माने बायोटिक फैक्टर उसको कहते हैं कि जो लिविंग, लिविंग मतलब जो प्यारे बच्चों सजीव है, जो क्या है, सजीव है। और कहते हैं प्यारे बच्चों वेल मतलब जबकि एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग, जबकि प्यारे बच्चों इसका मतलब, इसका इस इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, जबकि, ठीक है, जबकि
एबायोटिक फैक्टर मतलब अजैविक जो है वो उसको कहते हैं जो नॉन लिविंग हो। यहाँ पर ये जितने भी फोटो दिया हुआ है यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक इंग्लिश में हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एबायोटिक मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, निर्जीव हो गया। तो 9 हम लोग लिख सकते हैं। एक यस गुरुजी। यहाँ पर एबायोटिक तो ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं आसमान बादल देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, निर्जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निर्जीव। निर्जीव कहलाएगा माने अजैविक कहलाएगा। तो ये प्यारे बच्चों ये आपका क्या कहलाएगा, ये देखिए पर्वत है, ये पर्वत है, सूखा पर्वत है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या, निर्जीव ये है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक कहेंगे। क्या कहेंगे, अजैविक कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एबायोटिक है, इसको भी अजैविक कहेंगे क्योंकि ये जल है। ये जो है ये मिट्टी है प्यारे बच्चों, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अजैविक कहेंगे। बाकी देखिए बायोटिक, ये ककरा, ककरा देखे ना, ककरा का देख का ये ककरा जो है यहाँ पर जो है ना ये ककरा, ये ककरा को देखे होंगे आप लोग नदी के किनारे में। हाँ गुरुजी देखे थे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जैविक कहेंगे, बायोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे, बायोटिक कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए तितली है, क्या है, तितली है प्यारे बच्चों, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। क्या कहेंगे, जैविक। ये आपका प्लांट्स दिख रहा है, ये भी प्लांट्स क्या है प्यारे बच्चों, तो ये भी प्लांट्स क्या कहलाएगा, जैविक। गुरुजी क्यों इतना बता रहे हैं, इतना इसलिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों ताकि प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगर ऑब्जेक्टिव में जैविक और जैविक से क्वेश्चन पूछ दिया तो बना लोगे ना। एक ही ट्रिक है प्यारे बच्चों, जिसमें है जीव वो है जैविक, जिसमें जीव नहीं है जो निर्जीव है वो है अजैविक। वो क्या है, अजैविक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए आगे कहते हैं उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। बिल्कुल 2 वर्गों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। डियर, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बदलकर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं तथा जिसका उपयोग अनेक बार किए जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया है सौर ऊर्जा। क्या है प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है क्या है, सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हो गया पवन ऊर्जा। क्या, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया। ये सब का सब जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इत्यादि भी कह सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, ये सब का सब जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं ये सब का सब क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका नवीकरणीय संसाधन। एक बार उपयोग कीजिए, दोबारा भी उपयोग कीजिए, बड़ी फायदा है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन पर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन। प्यारे बच्चों अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि ऐसे संसाधन, ठीक है, वो ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अनवीकरणीय संसाधन का जो है ना, अनवीकरणीय संसाधन का जो विकास है ये प्यारे बच्चों बहुत लंबे समय और जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका भंडार सीमित है प्यारे बच्चों, इसका भंडार क्या है, सीमित। इसका मतलब नवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित नहीं है। चलिए, इसका भंडार सीमित है। ये संसाधन एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाती है। गौर करने वाली बात है, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग कर लिया ना प्यारे बच्चों, दोबारा उपयोग ना करेंगे, ना बाबा ना ठीक है, चलिए जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब, ये यहाँ पे क्या है, कोयला है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा ना। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट न होता है, कहिएगा हाँ गुरुजी। और यहाँ पर देखिए ये सब जो चीजें हैं इसका एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये उदाहरण याद रखने वाली बात है। आगे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, स्वामित्व के आधार पर अधिकार। ठीक है, ये तो मेरा है ना, ये मेरा पेन है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा बगीचा है। अधिकार, अधिकार प्यारे बच्चों, स्वामित्व, स्वामित्व यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 वर्गों में प्यारे बच्चों, संसाधन कितने वर्गों में, संसाधन जो है ना, संसाधन जो है ना डियर, संसाधन जो है ना 4 वर्गों में बांटा गया है। संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया। पहला प्यारे बच्चों हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। क्या, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं कि ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार होता हो। कहते हैं ऐसे संसाधन, सिंपल समझ लीजिए, किसी भी चीजों को जटिल करने की जरूरत नहीं है बबुआ।
करा वैसा संसाधन, दुनिया में समझ लो तुम्हारे पास जो कुछ भी है जिस पर तुम्हारा अधिकार है और वो संसाधन है, क्या तुम्हारा अधिकार है, चाहे वो निर्जीव हो सजीव, यहाँ पर सब चीज भूल जाइए, मैंने सिंपल बबुआ, वैसा संसाधन जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। ये पेन है, इस पर मेरा अधिकार है, ये माइक है, इस पर मेरा अधिकार है, ये क्लासरूम है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। इसका मतलब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे प्यारे बच्चों घर किसी विशेष आदमी का अधिकार होता है, खेत जो है उस पे भी किसी विशेष आदमी का कवाला होता है, बगीचा चापाकल इत्यादि, ये आप देख सकते हैं ना, घर है, क्या घर है, ठीक है। और ये आपका क्या, वो माय गॉड कितना सुंदर दिख रहा है, नहीं मन करता हुआ काश मैं एक बार पुनः खेत घूम लूं। और जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे वो तो कहेंगे हाँ गुरुजी खेत घूमने में बहुत मजा आता है। किनको किनको मजा आता है कमेंट करके लिखो, ठीक है, कि हाँ गुरुजी हमको मजा आता है। ये देख रहे हो ना, ये सरकारी कल है ना, ये सरकारी चापाकल इसी तरह का होता है ना, इसी प्रकार का न होता है, ठीक है मेरे बच्चों, इसी प्रकार का होता है, नहीं बहुत बचपन में चलाने में से लटक लटक के चलाते होंगे, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या हुआ, वैसे संसाधन जिस पर सबका अधिकार हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। करा ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या समाज के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन। क्योंकि जैसे विद्यालय हो गया, खेत खेत का नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर खेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, खेल का मैदान, क्या खेल का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान हो गया, मंदिर हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग जाते हैं, ठीक है, सार्वजनिक पार्क जहाँ सब जा सकता है। जैसे कि कुछ मंदिर भी देखिएगा, सार्वजनिक मंदिर, ठीक है, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर। तो प्यारे बच्चों सार्वजनिक मतलब कोई भी कास्ट, कोई भी जो है वहां पर क्या कर सकता है, जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, भगवान से आस्था कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः, ठीक है, विद्यारूपेण संस्था। तो वो सारे चीजें जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ना, ये प्यारे बच्चों ये यहाँ पर जो है देखते हैं कितने भी बच्चे, ये सभी बच्चे क्या हैं, खड़े हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में प्यारे बच्चों, सुबह सुबह में, ठीक है, प्रातः काल में खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सब बताओ रे, जल्दी बताओ, सुन के देखते हैं। ओ ये कौन सा प्रार्थना गा है जानते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। प्यारे बच्चों कहते हैं ईश्वर से कृपा मांगते हैं, ईश्वर से शक्ति मांगते हैं कि हे भगवान इतनी शक्ति मुझे दीजिए कि मन का जो विश्वास है ना, इसके विषय में चर्चा है। मैं बचपन में ये मैं भी स्कूल में जब जाता था पढ़ने के लिए, बचपन में बहुत प्रेड जो है ना करते थे, बहुत प्रार्थना वगैरह सब करते थे। हम लोग के क्लास में बहुत सारा चलता था, जैसे कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण खुदा हुआ, ठीक है, ये सारे चीज चलते थे। आप लोग के स्कूल में कौन कौन से परेड होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या, ये स्वामित्व के आधार पर तीसरा संसाधन, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन है, उसमें तीसरा संसाधन है ऐसे संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अपना अधिकार हो। क्या, अपना अधिकार हो, किसी देश या राष्ट्र का अपना अधिकार हो प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क मार्ग, ठीक है, सड़क मार्ग प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग इत्यादि, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हैं ना, ये रेलगाड़ी जा रही है, छुक 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 चलती रेल, नहीं ये आपका सड़क हो गया प्यारे बच्चों। तो ये सब का सब जितना भी ये चीजें आप इंडस्ट्री वगैरह सब जितना देख रहे हैं ना, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। जितना भी जो है आप पार्क वगैरह सब, नेशनल पार्क वगैरह सब देखते हैं, वो सारे चीज, ये फैक्ट्री वगैरह सब देख पा रहे हैं ना, ये सारा का सारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आइए प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीयों, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच अंतर होता है उसको अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। गुरुजी क्या नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। करा कि ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे कि प्यारे बच्चों समझिए कि मान लिया जाए प्यारे बच्चों को मान लिया जाए, ये समझिए क्या है, भारत है, कि गुरुजी हर तरीके ऐसे न भारत होता है, ऐसे न भारत होता है। तो अभी भारत का पूरा नक्शा बनाने का समय नहीं है। और ये मान लीजिए समझिए कि ये नल्ला पाक है, नल्ला पाक है, पाकिस्तान है। ये गुरुजी ये क्या है, ये क्या है, ये समझिए नेपाल है, ये समझिए नेपाल है, ठीक है। ये आपका समझिए, ये आपका समझिए, ठीक है।
ये आपका समझिए क्या, तो ये आप समझ लीजिए कि भूटान है, ठीक है, भूटान है। अब यहाँ पर समझने की ये बड़ी बात है, समझने की ये बड़ी बात है कि ये जो बीच में ये इतना इतना जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस बीच में ये जो जगह बचा प्यारे बच्चों, यह जगह तो भाई साहब, ये जगह तो किसी का नहीं है, ये जगह तो किसी का नहीं है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो आपस में बीच में बचता है, इसको हम लोग सटा देंगे बाद में, मतलब समझिए कि ये सटा हुआ है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे है, ये इस प्रकार से ऐसे है, ये इस प्रकार से ऐसे है। तो ये बीच में जो प्यारे बच्चों ने, ये बीच में जो जगह बचा है, इस पर किसका अधिकार है? कोई कहेगा नहीं मेरा अधिकार है, कोई कहेगा ना है हमारा अधिकार है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ध्यान देने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक मैप रहता ना, मजा आ जाता, ठीक है, एक डिजिटल मैप रहता, तो कोई बात नहीं, फ्री में मैं समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों मान लिया कि ये एक देश है, मान लिया ये एक देश है, यहाँ पर ये एक देश है, इसका रेंज 200 किलोमीटर यहाँ, इसका यहाँ, और इसका इधर से एक देश है, और इधर से एक देश है, इसका 200 किलोमीटर, इधर से है इसका 200 किलोमीटर, इसका 200 किलोमीटर, ये भी देश है। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने भी देश हैं प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं आपस में, ये जगह तो खाली है। इस जगह को अगर कहेगा कि मान लिया जाए ये एक्स देश कहेगा कि ये मेरा है, ये वाई देश कहेगा नहीं मेरा है, ये पी देश कहेगा मेरा है, ये जो है ना मतलब जो है डी देश कहेगा मेरा है, ये ए देश कहेगा मेरा है, लेकिन है तो प्यारे बच्चों सबका। तो ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग अंतरराष्ट्रीय, ऐसे क्षेत्र में जितने भी सोना चांदी जो भी जल वगैरह सब तेल वगैरह सब का निकलता है, वो सब जो किसी का भी रेंज में नहीं हो, बीच में हो, तो सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। जैसे रोड के बगल में आपका घर है, तो रोड के आगे वाला, आपके घर के आगे वाला जमीन किसका हुआ? हालांकि आप तक का वाला है नहीं, लेकिन वो क्या है, सरकारी जमीन है, लेकिन अधिकार तो आप ही जमाइएगा ना। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये किसी का जमीन नहीं, लेकिन सब देश जो आसपास है ये अपना अधिकार जमाता है, और ऐसे यहां से जो प्राप्त होता है संसाधन, इसी संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय, ठीक है, खुले महासागरीय इंद्रिय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। 200 किलोमीटर तक आ गए ना, ये 200 किलोमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये 200 किलोमीटर है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं यही कहलाता है क्या आपका, यही कहलाता है प्यारे बच्चों, यही आपका कहलाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यहां तक में दिक्कत किन्हीं बच्चों को नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों कहता है अप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र क्या होता है इसके विषय में समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों कहेंगे किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से, जैसे मान लिया जाए भारत का जो है प्यारे बच्चों, ये भारत का साउथ, ये दक्षिण छोर है। अब यहाँ से ना ये भारत का दक्षिण छोर है, ये पता है ना, ये हाँ गुरुजी, लेकिन यहाँ से 200 किलोमीटर जाना है। कहाँ जाना है? 200 किलोमीटर जाना है प्यारे बच्चों, 200 किलोमीटर जाना है। अब मान लिया यहाँ पे 200 किलोमीटर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये तो यहाँ तक ही हमको नक्शा में दिखता है, यहाँ तक ही नक्शा में दिखता है, लेकिन यहाँ तक जो 200 किलोमीटर नक्शा के बाद पानी में प्यारे बच्चों समुद्र में 200 किलोमीटर तक जाएंगे। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे हैं 200 किलोमीटर का, यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आज समझ में आएगा ओ माय गॉड मेरा भारत इतना बड़ा नहीं, इतने बड़ा है, इसलिए तो भारत महान है प्यारे बच्चों। आई लव माई इंडिया, ठीक है, लव माई इंडिया, हम इंडिया से क्या प्यार करते हैं प्यारे बच्चों। 200 किलोमीटर की दूरी तक का, ठीक है, क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए। विकास के स्तर पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया प्यारे बच्चों? 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। चलिए 4 वर्गों में क्या क्या बांटा गया? पहला संभाव्य संसाधन। तो प्यारे बच्चों किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में तो नहीं किया जाता है, कह रहा है किसी भी देश के अंदर ऐसे संसाधन जो पाए जा रहे हैं जो वर्तमान स्थिति में तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों परंतु भविष्य में उपयोग किया जाने की संभावना है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन ऊर्जा, राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में क्या प्यारे बच्चों? पवन ऊर्जा ना, ये पवन ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन आने वाला समय में जो है पवन ऊर्जा वहां पर लगाया जाएगा तो काफी मात्रा में प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं विकसित संसाधन। क्या विकसित संसाधन क्या होता है आइए समझते हैं। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण के उपरांत, मतलब जब सर्वेक्षण लेंस वगैरह सब लगा के जो है ना सर्वेक्षण किया जाता है प्यारे बच्चों, सर्वेक्षण के उपरांत के बाद
उपयोगिता हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, ऐसे संसाधन का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर होती है। इसी को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब जो संभावना तो था, लेकिन अब वैज्ञानिक ने क्या किया, उसको जो है ना, वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करके उसको विकसित कर लिया, उसको उपयोग करने के लिए जान गया, तो प्यारे बच्चों संभाव्य ही क्या बन गया, विकसित संसाधन बन गया। आगे हम लोग ध्यान देते हैं तीसरा, भंडार संसाधन। तो सिंपल है, वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहेंगे जो हमारे पास भंडार के रूप में, मतलब जो है ना एकदम जमा पूंजी के रूप में अवस्थित है। जैसे प्यारे बच्चों जल, जल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ना बहुत सारा है, लेकिन हम उसका जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव के कारण, क्या बोले, उच्च तकनीक के अभाव कारण, H2O, ठीक है, H2O समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, जल है ना, तो करा, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के विषय में चर्चा है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता क्या है, छिपा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता क्या है प्यारे बच्चों, छिपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं चौथा, संचित कोश संसाधन। ये चौथा है प्यारे बच्चों, क्या, संचित कोश संसाधन। तो कहेंगे ऐसे संसाधन भंडार संसाधन ही, क्या, भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन क्या होता है गुरुजी? संचित कोश संसाधन ऐसे संसाधन जो प्यारे बच्चों जो भंडार संसाधन के रूप में ही होते हैं, या मतलब उनका ही अंश होते हैं, जिसे वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की क्या है, पूंजी है। तो कहेगा कौन से संसाधन भविष्य का पूंजी है? संचित कोश संसाधन भविष्य का पूंजी है। क्या? संचित कोश संसाधन भविष्य का पूंजी है। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, संसाधन नियोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो बोलेंगे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। संसाधन जो है ना, कई सारा संसाधन पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई तकनीक लगाकर, कोई बुद्धि लगाकर उसका उपयोग कर लिए, ठीक है, और सही ढंग से उपयोग किए। क्या? सही ढंग से, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। तो वही कहते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो सीधा समझिए, संसाधन का रक्षा करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कि सर आप तो एक ही लाइन में क्या आंसर क्लियर कर देते हैं, क्या आंसर क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी देश के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, इसलिए संसाधन का संरक्षण करना काफी आवश्यक है। संसाधनों के अतिशय उपयोग से विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह महात्मा गांधी का कहना था क्या, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। संसाधन में अगर बात किया जाए, रिसोर्स में बात किया जाए, तो हमारे पास सिर्फ अगर पेट की बात हो ना, पेट की बात हो, तो वो तो बहुत कुछ है, ठीक है, उसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं खाइबो कीजिएगा, लेके जेबो कीजिएगा बहुत मार लगेगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी कहे थे। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, संसाधन संरक्षण से जुड़ी कुछ खास बातें अब कर लेते हैं। क्या जुड़ी कुछ खास बातें कर लेते हैं? जैसे कि प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। याद रखिएगा, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। कहेगा सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। वर्षा जल संचय से कौन संबंधित है? संदीप पांडे संबंधित है। चलिए, संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार किया गया है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से क्या है? संबंधित है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है।
प्यारे बच्चों मानव, ये अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों कि मानव एवं तकनीक के बीच शोषणात्मक, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। पूछेगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, तो सीधा कहिएगा कि जेना तेना नहीं होता लूटपाट। डाकू किसको कहते हैं, कोई किसी घर में एकदम लूटपाट कर लेता है। वही प्रकार से प्यारे बच्चों संसाधन के घर में, ठीक है, रिसोर्स के घर में अगर लूट पुट कर लिया, जैसे तैसे तोड़ मोड़ कर उसका यूज करने लगा, तो ये प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहते हैं अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। अगला, ये सब अगला टॉपिक हो गया प्यारे बच्चों। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1972 में हुआ। कब, 1972 ईस्वी में हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सम्मेलन के बाद प्रति 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या, प्रति 5 जून को प्यारे बच्चों, 5 जून को प्यारे बच्चों हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या, पर्यावरण दिवस मनाते हैं कब, 5 जून को। आगे प्यारे बच्चों कहते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं संसाधन संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी को, क्या, 1974 ईस्वी को कौन, सुमशेर, क्या प्यारे बच्चों, सुमशेर अपनी पुस्तक क्या, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कौन सी पुस्तक था प्यारे बच्चों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे, सुमशेर थे। कौन थे, सुमशेर। याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे, सुमशेर थे। कब लिखे थे, 1974 ईस्वी में। कहते हैं प्यारे बच्चों आगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार प्रकाशित किया गया है सर्वप्रथम 1968 में। क्या प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, क्या, क्लब ऑफ रोम, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्लब ऑफ रोम के विषय में चर्चा है। ठीक है, क्लब ऑफ, इसको हम लोग इससे छोटा घेर देते हैं प्यारे बच्चों, क्लब ऑफ रोम के विषय में क्या है, चर्चा है। ठीक है, आगे याद रखिएगा 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की, क्लब ऑफ रोम ने की। क्लब ऑफ रोम ने कब की, 1968 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा साक्ष्य भविष्य, हमारा जो साझा भविष्य है, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर जो है, इसके विषय में करा की नामक रिपोर्ट 1987 ईस्वी में, कब, 1987 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में सतत विकास, कैसा विकास प्यारे बच्चों, सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। अब यहाँ पर ये मन में आता होगा कि गुरुजी ये सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। तो प्यारे बच्चों सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना, यानी वैसा विकास जो लगातार होता हो और हमारे आने वाले भविष्य, वर्तमान को लाभ मिले और आने वाले भविष्य को उस लाभ से वंचित ना हो। सिंपल कह सकते हैं सतत विकास वैसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, बिना भावी पीढ़ी को क्षति पहुंचाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे प्यारे बच्चों कुछ अस्मरणीय तथ्य है। क्या अस्मरणीय तथ्य है, तो पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून तक 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, क्या, रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने लगभग 178, प्यारे बच्चों विकसित और विकासशील का क्या मतलब है, विकसित देश और विकासशील मतलब जो संपूर्ण रूप से विकास कर गया उसको विकसित कहते हैं, जो अभी विकास कर ही रहा है उसको विकासशील देश कहते हैं। भारत विकासशील देश का उदाहरण, क्या, भारत विकासशील देश का उदाहरण, जबकि अमेरिका विकसित देश का उदाहरण है। ठीक है, विकसित देश का उदाहरण है। कहते हैं प्रतिनिधियों ने 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन में। ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21, प्यारे बच्चों इसी को हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। करा एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझौता किया गया। तो एजेंडा 21 भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का रहा इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से, क्या, 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में हुआ। पहला हुआ रियो डी जेनेरो, दूसरा कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। और कहता है 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ। इसे
+5 मतलब प्यारे बच्चों इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्या इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अकॉर्डिंग ही जो है एजेंडा 21 संबंधित है। ठीक है, चलिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में प्यारे बच्चों 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। क्या जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराएं, कितना धाराएं, 150 धाराएं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। प्यारे बच्चों इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन भरसक प्रयास किया गया। सब लोगों के साथ सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया। क्या प्रयास किया करा। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग 200, ध्यान दीजिएगा 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग लिया। 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया, भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन, कौन सम्मेलन प्यारे बच्चों, क्योटो सम्मेलन अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है। ये 4 नहीं प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमारा है, मतलब पॉइंट है, पॉइंट करा। क्योटो सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन हुआ। ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है गुरुजी, ये क्योटो कहाँ है, तो जापान का एक शहर है। ठीक है, जापान का एक शहर है प्यारे बच्चों क्योटो सम्मेलन। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। क्या 1997 में हुआ था, और जापान में एक क्योटो नामक जगह है, वहीं सम्मेलन हुआ था। प्यारे बच्चों 159 देश भाग लिए थे, जिसमें 6 गैसों, क्या 6 गैसों, CO2, मीथेन, N2O, ठीक है, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सब जितने भी गैस आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हुआ यहाँ पर प्यारे बच्चों जो भी देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को दूषित कर रहा था। क्या इसलिए जिम्मेदार था, तो जिम्मेदार मानते हुए उपयोग में कटौती पर सहमति बनाई गई। यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, ठीक है, कौन प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ को कहा गया कि आप 8% कटौती कीजिए, जितना काम कर रहे हैं उसमें 8% कटौती कीजिए। आप इतने ज्यादा गैस को आप नहीं क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को या आप वायुमंडल को खराब नहीं करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7% कटौती किया इन सब गैस वाले कल कारखानों में। जापान ने 6% किया, ठीक है, कटौती पर सहमत किया। करा इसे मॉन्ट्रियल समझौता भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। कौन समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। ठीक है, माना जाता है। आगे इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्योटो सम्मेलन का अन्य नाम है ग्रीन हाउस सम्मेलन। क्या, ग्रीन हाउस डियर सम्मेलन। ठीक है, ग्रीन हाउस सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विभिन्न देश ने लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। क्या भाग लिया था। चलिए सम्मेलन को जान लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर समझने की प्रयास कीजिएगा। यहां पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में, देश का नाम है ब्राजील। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, और देश का नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन प्यारे बच्चों 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था, और चतुर्थ पृथ्वी सम्मेलन जो है 2012 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज को समझने की प्रयास कीजिएगा, ये जो आप यहाँ से यहाँ तक लगातार जो 3 ठो देख रहे हैं, सब पहला हुआ था 1992 में, इसमें 5 साल जोड़ते चले जाइए तो 1997 हो जाएगा, और फिर 2000 क्या हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। यहाँ 3 को तो याद कर सकते हैं, पहला याद कीजिए, 5-5 साल एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न पर। क्या लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखना चाहेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहते हैं संसाधन को परिभाषित, इसको तो आप लोग बना लीजिएगा। वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने लाभ के लिए करता है, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने जीवन में लाभ के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है,
तो पर्यावरण में मौजूद सारे वस्तुएं या पदार्थों जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं, संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहेंगे प्यारे बच्चों, संभाव्य संसाधन किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिसका उपयोग प्यारे बच्चों वर्तमान समय में नहीं किया जाता है परंतु भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा असीम संभावना, ये क्या कहलाएगा, संभाव्य संसाधन। और इसी प्रकार संचित कोष संसाधन का आप क्या दीजिएगा, परिभाषा सिर्फ दे दीजिएगा। बोलेंगे ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं जिसे वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ हुआ है, यह भविष्य की क्या है, पूंजी है। संचित कोष संसाधन को प्यारे बच्चों भविष्य का पूंजी कहा जाता है। अगला है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो प्यारे बच्चों संसाधन को जिस विधि से, जिस तरीका से हम सुरक्षित रखते हैं वही कहलाता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। तो प्यारे बच्चों संसाधन का उपयोग मानव को विवेकपूर्ण योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए ताकि हम लोग इन संसाधनों का लाभ अधिक समय तक मिल सके, क्योंकि हम लोग को यह पता है कि पृथ्वी पर संसाधन का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से है। कहीं संसाधनों का भरपूरता है तो कहीं इसकी कमी है। हम लोग को अपने देश के विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण करना क्या है, जरूरी है। जैसे राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान में जल का जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरे बिहार को देख लीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों बाढ़, जल इतनी है कि बाढ़ आ जाती है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। बोलेंगे संसाधन निर्माण में तकनीक की आवश्यकता है। तकनीक की क्या है प्यारे बच्चों, आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता, आइए ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण में मौजूद कई सारे ऐसे संसाधन है जिसे तकनीक के सहारे ही उपयोग लायक बनाया जा सकता है। प्राचीन काल के मानव तकनीक के सहारे ही वर्तमान समय में आगे बढ़ पाया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के नीचे दबे हुए खनिज संसाधन का रूप तभी ले पाता है जब उसे तकनीक की सहायता से उपयोगिता लायक बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक अहम भूमिका निभाती है। क्या प्यारे बच्चों, अहम भूमिका निभाती है, अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों नवीकरणीय संसाधन अभी आपको बताए और नवीकरणीय संसाधन बताइए, दोनों कर लीजिएगा। हाँ गुरुजी कर लेंगे ना। वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए जैव अजैव अभी जस्ट बताएं प्यारे बच्चों, जिसमें जीव है वो जैव, जिसमें जीव नहीं है अजैव। वैसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे जैविक संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन। चलिए क्योटो सम्मेलन क्या है, अभी जस्ट बताएं प्यारे बच्चों, कर लीजिएगा। संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार, तो अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और जैव दो प्रकार का संसाधन। ऑब्जेक्टिव है, रिवीजन भी हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। विकसित स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकासित, ठीक है, विकसित, भंडार और संचित। कर लीजिएगा, ये यस गुरुजी कर लेंगे। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था, तो प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि क्या लिए थे, भाग लिए थे। चलिए आगे दीर्घउत्तरीय प्रश्न, क्या प्यारे बच्चों, दीर्घउत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घउत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो दीर्घउत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन करें। अभी जो हम आपको स्वामित्व के आधार पर जितना भी संसाधन बताए वो सभी संसाधन को लिखना है, सिर्फ परिभाषा। व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का खास अधिकार हो, ठीक है, जैसे खेत, बगीचा, चापाकल इत्यादि। सामुदायिक संसाधन, ठीक है, जैसे सामुदायिक संसाधन का भी बताया कि विद्यालय, खेत का मैदान, मंदिर, सार्वजनिक पार्क, ये सब क्या कहलाएगा आपका, ये सब प्यारे बच्चों कहलाएगा आपका सार्वजनिक संसाधन।
ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी देश या राष्ट्र का अपना अधिकार होता हो, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग इत्यादि, ये सब क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। वही अंतरराष्ट्रीय संसाधन आपको बताए कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन, ठीक है, जैसे बताया था ना, ये देश है, ये देश है, ये देश है, ये देश है, इसका 200 किलोमीटर यहाँ 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 यहाँ, ये जो बीच का जो जगह बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। चलिए संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट वीवीआई है, एकदम जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य के जीविका का क्या है प्यारे बच्चों? आधार है। संसाधन मनुष्य के जीविका का क्या है? आधार है। मानव एवं पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीव जंतुओं का जीवन सही रूप से चलता रहे, इसके लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। क्या प्यारे बच्चों? अत्यंत क्या है? आवश्यक है। क्या? अत्यंत आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार संसाधनों के अधिक दोहन के कारण पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, ठीक है, मृदा क्षरण, ठीक है, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट उत्पन्न हो सकती है। मतलब अगर संसाधन को हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों देखते होंगे ठंडी के मौसम में बारिश होने लगा, गर्मी के मौसम में जो है ना मतलब बारिश होने का जिस समय नहीं होता उस समय, जैसे वैशाख के समय प्यार होता है, भुट्टा वगैरह सब करता है ना प्यारे बच्चों हम लोग के खेत खलिहान में, उस समय बारिश हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? प्रदूषित होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण। चलिए ये सारा समस्या प्यारे बच्चों, इन सभी समस्या को तभी निपट सकते हैं जब हम लोग संसाधन का विकास कर पाएंगे तब। आइए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए मजे मजे से हम लोग पढ़ते हैं, मजा से आप लोग उत्तर दीजिएगा। आज देखिए जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसी से सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव चुन कर लाए हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्या किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा? जिम्मरमैन ने। किसने कहा प्यारे बच्चों? जिम्मरमैन चचा ने। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्यारे बच्चों भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भवन को कौन? मानव बनाया है ना, तो ये मानवीय संसाधन हो गया, ये नहीं होगा। सड़क को मानवीय संसाधन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चों? सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्यारे बच्चों इस नहीं को आपको पढ़ना होगा। कितना बार क्या होता है बच्चे नहीं को नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्यारे बच्चों खनिज है, वन है, नदियां है, लेकिन नगर जो है ना शहर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो प्यारे बच्चों अनवीकरणीय वैसे संसाधन इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो प्यारे बच्चों पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, मतलब एक बार इसका उपयोग करेंगे दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो भंडार प्यारे बच्चों किसका सीमित है? खनिज तेल का क्या है? भंडार सीमित है। ठीक है, खनिज तेल का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा सीमित है, इसलिए ना प्यारे बच्चों अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल रहा है, या प्यारे बच्चों सीएनजी आप कार देख रहे होंगे, यही सब के कारण। क्या? यही सब के कारण। अगला सवाल, तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। क्या प्यारे बच्चों? 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसका कथन है? तो ये गांधी जी का कथन है। क्या? गांधी जी का कथन है। क्या? गांधी जी का कथन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो प्यारे बच्चों संसाधनों को अनियोजित दोहन से। क्या? संसाधनों के अनियोजित दोहन से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नियोजित दोहन तो करेगा नहीं, बड़ी खचरा है वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत किया? प्यारे बच्चों क्लब ऑफ रोम। क्या? क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया था। क्या? क्लब ऑफ रोम ने वकालत किया था। प्यारे बच्चों अब यहां से कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों
संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन, प्यारे बच्चों अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जल्दी बताइए कौन सा कन्वेंशन हुआ था डियर, जल्दी बताओ कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कहिएगा गुरुजी अभी ना पढ़े थे अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था? अगला विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आप लोग जानते होंगे, बोले जानते हैं ना, 5 जून, भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, 5 जून, ये 5 जून होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित हुआ था? प्यारे बच्चों किस देश में आयोजित हुआ था? जल्दी बताओ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो अभी आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए? जल्दी बताओ, पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? कहिएगा हाँ गुरुजी पढ़ाए थे, एकदम पढ़ाए थे। देखो कहाँ पढ़ाए थे, जल्दी से बताओ तुम लोग। ये देखो ये चार्ट पेपर में हम आपको बताए थे। ठीक है, इस चार्ट पेपर में बताए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील। रियो डी जेनेरो कहाँ? ब्राजील प्यारे बच्चों, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील था, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ब्राजील कहीं ऑप्शन में है तो जल्दी से मारो, रियो डी जेनेरो ब्राजील प्यारे बच्चों। चलो क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या? ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। चलिए अगला सवाल, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो क्योटो जापान के क्योटो नामक शहर में। क्या? ये क्योटो कहाँ है? जापान में गुरुजी, तो ये जापान आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला प्यारे बच्चों अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों गुरुजी? क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद कोयला का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार कोयला का उपयोग करने के बाद दोबारा कोयला का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो जाएंगे। अगला सवाल, पेट्रोलियम किस प्रकार संसाधन है? तो जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है अनवीकरणीय। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय कहलाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्यारे बच्चों जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, और अगला सवाल ही नहीं, ये क्या हो गया? क्लास खत्म हो गया। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, एक फीडबैक दीजिए, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज्योग्राफी का क्लास, पहला जो क्लास हुआ प्यारे बच्चों कैसा लगा? एक बार आप लोग जरूर नीचे कमेंट करेंगे। और प्यारे बच्चों इसी अंदाज में आपका चैप्टर 1 का कॉल लेके आ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, अगले क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम जुड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट करेंगे। हम यही कहेंगे प्यारे बच्चों, 10 संस्थान से जुड़ने से बढ़िया है एक संस्थान को पकड़िए जो आपको क्वालिटी कंटेंट देता है। और आप जानते हैं कि ज्ञान बिंदु का दूसरा नाम है क्वालिटी। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसी संस्थान पे जुड़े रहें और बेहतर से बेहतर ढंग से क्या पढ़ाई करें और रिजल्ट अपना बेहतर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के पहले अध्याय के, ठीक है, क नंबर प्राकृतिक संसाधन में। ठीक है, अब बस आपके पलकों से बस थोड़ी सी दूर जा रहा हूं प्यारे बच्चों, पुनः आपके साथ बरकरार रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।